तो अब हमें नेक्स्ट करना है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन करना है अब हमको। तो कार्बोनेशन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन है। मतलब कि जो कार्बोनेट है प्लस ए बाइकार्बोनेट समझ लो इक्वल टू कार्बोनेशन है। यह फेस्फोर और कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। जल द्वारा वायुमंडल मृदा वायु के कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। मतलब मृदा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। किसके द्वारा? जल के द्वारा। इसमें कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है जो कि कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं और कोई अवशेष नहीं छोड़ते हैं। मतलब ये घुल जाते हैं और अवशेष नहीं छोड़ते हैं। उसके परिणाम स्वरूप भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। इसीलिए एक एग्जाम्पल भी चलता है कि अगर मान लो आज इंसानी सभ्यता सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है तो मतलब कुछ मिलियंस साल बाद मतलब कोई अवशेष भी नहीं मिल पाएंगे कि हम यहाँ थे कभी। मतलब इतना हाई लेवल का वो होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ दब जाएगा। क्यों? एक कारण इसीलिए है कि जो ये होती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं और ये फिर बाद में कोई भी अवशेष नहीं छोड़ते हैं। तो ये मेन चीज़ होती है। जल योजन हाइड्रेशन। जल योजन जल का एक रासायनिक यौगिक है। खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तारित एक्सपेंडेड हो जाते हैं एवं यह विस्तारित पदार्थ का आयतन वॉल्यूम तथा सेल में वृद्धि का चरण है या कारण है। कैल्शियम सल्फेट जल मिलने के बाद जिप्सम में परिवर्तित हो जाते हैं। अब कैल्शियम सल्फेट को जल मिल जाएगा तो वो कहाँ? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होते हैं। यह प्रतिक्रिया उत्क्रमणीय और लंबी है तथा इसके सतत पुनरावृत्ति से सेलों की श्रांति हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनमें विघटन हो सकता है और उनके किले खनिज शुष्क अर्ध होने की प्रक्रिया में फूलते एवं संकुचित होते हैं। इस प्रक्रिया पुनरावृत्ति उपसरीय मतलब कि ओवरलेयरिंग पदार्थों की दरार का कारण बनती है। रंध्र जिस क्षेत्र में समाहित लवण तीव्र और बार जल योजन से प्रभावित होकर सेल विभंग में सहायक होते हैं। जल योजन के कारण खनिजों के आयतन में परिवर्तन अल्प सेलकन या कणीय विघटन द्वारा भौतिक अपक्षय में भी सहायता करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अपक्षय में ऑक्सीकरण का तात्पर्य है ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु खनिज और ऑक्सीजन का संयोग है। ऑक्सीकरण वही होता है जहां वायुमंडल और ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं। यह प्रक्रिया में लौह, मैग्नीशियम, गंधक इत्यादि सर्वाधिक शामिल होते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की योग के कारण पैदा हुई व्यवधान से सेलों का टूटना जारी रहता है। ऑक्सीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लोह धारक बायोटाइड, ओलेबाइन, पायरोक्सिन जैसे खनिजों को प्रभावित करती है। ऑक्सीकरण होने पर लोहे का लाल रंग भूरे पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। जब ऑक्सीकृत खनिज जैसे लवण ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं तो ऑक्सीजन का अभाव दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। न्यूनीकरण प्रक्रिया कहते हैं उसको, न्यूनीकरण प्रक्रिया कहते हैं जो बाद में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया द्वारा टूट जाते हैं, बदल जाती हैं तो या प्रारंभ हो जाती हैं। ऐसी दशाएं प्रायः भौम स्तर के नीचे रुद्र जल के क्षेत्र या जल व्यापलित क्षेत्र में पाई जाती हैं। न्यूनीकृत होने पर लोहा का रंग लाल हो जाता है, हरे, आसमानी, धूसर रंग में बदल जाते हैं। अपक्षय की ये प्रक्रियाएं अंतः संबंधित हैं। जलयोजन, कार्बोनेशन, ऑक्सीकरण साथ साथ चलते हैं। मतलब ये अलग अलग नहीं चलते हैं, इस साथ साथ ही चलते रहते हैं। इनमें अंतः संबंध इसीलिए होता है कि ये साथ साथ चलते रहते हैं। अपक्षय प्रक्रिया को त्वरित बना देते हैं। हम लोहे में जंग लगने को ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन का उदाहरण मान सकते हैं। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं में जल कितना आवश्यक है?
क्या रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया जलाभाव वाटर सोर्स बनाने के लिए ऊष्मस्थलीय प्रभावकारी हो सकते? हाँ, हो सकते हैं। तो कह सकते हो, इसमें मना तो नहीं कर सकते हो, कोई चांस भी नहीं है इसमें तो। अब है फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। अब फिजिकल है तो कि जो भौतिक चीज़ें हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, बल है, बल में तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो देखते हैं, भौतिक और यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ अनुपयुक्त फोर्सों पर निर्भर करती हैं। अनुप्रयुक्त फोर्स निम्नलिखित हो सकते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे अत्यधिक ऊपर भार दबाव, अपरूपण प्रतिबल, तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टल रवों में वृद्धि, पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण बल, शुष्कन, अर्धन चक्रों में नियंत्रण, जल का दबाव। उनमें से कई बल धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होते हैं, जिसका परिणाम सेलों का विभंग फीचर होता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होता है। ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती हैं, परंतु कई बार संकुचन और विस्तारण के कारण सेलों के सतत श्रांति फटीग के फलस्वरूप सेलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती हैं। भार विहीनीकरण विस्तारण, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। अनवरत अपर्दन के कारण उपसई सेलों के भार का अपयन, ऊर्ध्वाधर दबाव, वर्टिकल प्रेशर के निर्मुक्त का कारक होता है, जिसमें सेलों के ऊपरी संस्तर विस्तारित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सेलों का पातन एवं त्वरूपण विघटन होता है। विभंग मोटे तौर पर भूतल की सतह के समांतर विकसित होते हैं। भूमि के वक्र सतह वाले क्षेत्रों में चाप विभंग द्वारा सेलों की ऊपरी चादरें अल्प सल्कन पट्टियां निर्मित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भार विहीनीकरण एवं दबाव मुक्त होने के कारण विस्तारण से उत्पन्न अल्प सल्कन दरारों का क्षैतिज विस्तारण सैकड़ों तक या यहाँ तक कि हजारों मीटर तक हो सकता है। बड़े चिकने गोलाकार गुंबद अल्प सल्कन गुंबद कहते हैं, जो इस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। देखिए, इसमें समझने वाली कोई बड़ी बात है नहीं, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा चीज़ों को, ये कैसे कैसे होते हैं, प्रक्रियाएं हैं बस। तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण, मतलब टेम्परेचर चेंजेस एंड एक्सपेंशंस। सेलों में विद्यमान विभिन्न प्रकार के खनिजों में स्वयं के विस्तारण एवं संकुचन को अपनी सीमाएं होती हैं। तापमान बढ़ने के साथ प्रत्येक खनिज फैलता है और अपने निकटस्थ खनिज को दबाता है। तापक्रम गिरने पर उसमें तदनुसार संकुचन होता है। तापक्रम में दैनिक परिवर्तन के कारण सेलों के छिछले संस्तरों के खनिज कणों के आंतरिक संचलन नियमों के रूप में होता रहता है। यह प्रक्रिया शुष्क जलवायवीय अधिक ऊंचे क्षेत्रों में जहां दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं। जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि ये संचलन बहुत लघु होते हैं, परंतु अनावृत श्रांति से सेलों में बहुत कमजोरी बना देते हैं। सेलों के सतही संस्तरों में गहराई के संस्तर की अपेक्षा विस्तारण प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके कारण सेलों के अंदर प्रतिबल स्ट्रेस उत्पन्न होता है। परिणामस्वरूप सतह के समानांतर अनुप्रस्थ विस्थापन एवं विभंग विकसित हो जाते हैं। गर्म और ठंडा होने में विभेद या भिन्नता होने के कारण सतह के संस्तर में होने वाले फैलाव और संकुचन, तत्पश्चात धरातल से अपसल्कन के कारण सेलों में चिकनी गोलाकार सतहों का निर्माण होता है। ग्रेनाइट सेलों में इस प्रक्रिया से चिकनी सतह के छोटे से लेकर बड़े गोलास्मों का निर्माण होता है, जिसे टॉर कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रीजिंग है, मतलब हिमीकरण, पिघलन और तुषार, फ्रॉस्ट बेडिंग और थविंग। सेलों के रंध्रों एवं दरारों में बार बार हिमीकरण और पिघलन के होने से हिम में वृद्धि के कारण तुषार अपेक्षित घटित होता है। जहां प्रक्रिया मध्य अक्षांशों पर अधिक ऊंचाइयों जहां हिमीकरण पिघलन की प्रक्रिया पुनरावृत्त होती है में सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं। जल का
जल का तीव्रता से हिमीकरण उनके अचानक फैलाव और उच्च दबाव का कारण बनता है। यह फैलाव संधियों, ज्वाइंट्स, दरारों और छोटी छोटी अंतःकणीय इंटररेगुलरिंग इंटर इंटरग्यूलिन जो भी है यार विभंगों को प्रभावित कर उन्हें तब चौड़ा करता है जब सेलें टूटकर अलग नहीं हो जाती हैं। इंटररेंगुलर इंटररेंगुलर सॉल्ट तो कि सॉल्ट वेदरिंग मतलब लवण अपक्षय सेलों में नमक तापीय क्रिया जलयोजन क्रिस्टलीकरण के कारण फैलता है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बोरियम जैसे कई लवणों में आयतिक फैलाव की प्रवृत्ति होती है। इन लवणों का फैलाव अनेक तापक्रम या तापीय विशेषताओं पर निर्भर करता है। जैसे रेगिस्तान में अलग टाइप से बनेगा क्योंकि रेगिस्तान में 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक का सतह पर टेम्परेचर होता है। लवण विस्तार में सहायक होता है। सतह के निकट रंध्रों में लवण के क्रिस्टल सेलों में पृथक कणों के विपाटन पैदा कर देते हैं अतः गिर जाते हैं। पृथक कणों के गिरने से यह प्रक्रिया कणिक विघटन या संकन का कारण बन सकती है। सभी लवण और विघटन प्रक्रिया में लवण क्रिस्टलन सर्वाधिक प्रभावी है। आर्द्रता शुष्कन के एकांतर वाले क्षेत्रों में लवण क्रिस्टल में वृद्धि के लिए उपयुक्त दशाएं होती हैं। उसमें निकष्ट जो कण अलग हो जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सोडियम क्लोराइड और जिप्सम क्रिस्टल अनुप्रस्थ विस्थापित हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप पूरे अनुप्रस्थ विस्थापित सतह पर दरारें विकसित हो जाती हैं। जो लवण क्रिस्टल की वृद्धि के साथ खड़िया बड़ी सुगमता से टूट जाती है। इसके बाद चूना, पत्थर, बालू, सैल, नीस और ग्रेनाइट भी यह स्थिति होती है। बृहद संचलन के विभिन्न रूपों का संबंध है। जो बृहद संचलन है उनकी सापेक्षिक गति की दर और आर्द्रता की सीमा व्हाइटेड। अब इसमें यह है कि जो इसके स्खलन है जो इसकी अनुप्रस्थ विस्थापन होते हैं जो तुम्हारा बृहद संचलन होता है वो हाई लेवल से लो लेवल तक जा सकता है। जो विसर्पण है मृदा उसका विसर्पण शैल मालवा और शैल स्खलन से। तो जब शुष्क से आर्द्र की ओर जाएंगे तो इसमें भूस्खलन भी हो जाएगा। भूप्रवाह, पंख प्रवाह या प्रवाह, तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़े हुए क्षैतिज अनुप्रस्थ विस्थापन रहता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी एवं वेदरिंग। बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग दैट गो टू बायोलॉजिकल जो अपक्षय जो वेदरिंग है ना, जीवों की वृद्धि या संचालन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयन्स में स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। जैसे केंचुआ है, दीमकों, चूहों व कृंतकों आदि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने और बेजिंग मतलब फॉन द्वारा नई सतहों का निर्माण, सरफेस बनाने जिससे रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए अनावृत एक्सपोज सतह में नमी एवं हवा के भेदन में सहायता मिलती है। जो जैसे है ना ये लोग, इसीलिए माना जाता है कि केंचुआ है जो मिट्टी के लिए बहुत लाभदायक है और दैट्स गो टू मतलब ये जाना जाता है किसानों के लिए। देखिए किसान का एक मित्र होता है तो क्योंकि ये ज़मीन को एक खोखला करता है, खोखला टाइप का करता है, तो जिससे क्या होता है कि उसमें हवा अंदर जा पाती है, एक्सपोज हो पाता है। तो एक इसमें लिए नमी एवं हवा के भेदन में सहायता मिलती है। मानव भी वनस्पतियों में अस्त व्यस्त कर खेत जोतकर मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थों में वायु, जल और खनिजों के मिश्रण और उनमें से नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। और सड़ने वाले पौधों और पशुओं के पदार्थ जैसे ह्यूमिक या ह्यूमस, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं। जैसे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण, घुलन बढ़ाना, पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों का जबरदस्त दबाव डालती हैं तथा उन्हें यांत्रिक ढंग मैकेनिज्म से तोड़कर अलग अलग कर देती हैं। स्पेशल इफेक्ट ऑन वेदरिंग। अल्पशल्कन जैसे एक स्पेशल टाइप का होता है। इसकी व्याख्या पहले ही हम मतलब वो तो कर ही चुके हैं, पढ़ चुके हैं शल्कन के बारे में। भौतिक अपक्षय प्रक्रिया तापीय संकुचन फैलाव लवण अपक्षय के अंतर्गत की जा चुकी है। अल्पशल्कन एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं है। सेल आधार और उसके ऊपर मोटे तौर पर
मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित पत्रित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी और गोल सतह का निर्माण होता है। अल्पसंख्यक अभारितीकरण मतलब कि अपलोडिंग या तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है। अल्पसंख्यक गुंबद टॉर्स अभिसारितकरण एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द वेदरिंग। अब वेदरिंग के महत्व क्या होंगे भाई? अब महत्व ये है कि महत्व है। अपक्षय प्रक्रियाएं सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, न केवल अपसरण प्रस्तर मृदा निर्माण के लिए प्रशस्त मार्ग बनाते हैं, अपितु अपर्दन और बृहद संचलन के लिए भी उत्तरदायी हैं। तो जैव मात्रा एवं जैव विविधता मुख्यतः वनों मतलब वनस्पति की देन तथा वन अपक्षयी प्रवाह वेदरिंग की गहराई पर निर्भर करता है। यदि सेलों का अपक्षय ना हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता है। अगर सेलों टूटे नहीं तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं है। इसका अर्थ है कि अपक्षय बृहद क्षरण अपर्दन उच्चावच के लघुकरण में सहायक है। अपक्षय इन चीज़ों के लिए सहायक है, और भी चीज़ों के लिए भी होगा। एवं स्थलाकृतियाँ अपर्दन निर्माण का परिणाम है। स्थलाकृतियाँ जो निर्माण होती हैं वो किसके? अपर्दन, मैदरिंग, इरोजन, ये सब चीज़ें। तो सेलों का अपक्षय निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान जो वैल्यूज ऑफ द मिनरल्स होते हैं वो जैसे लोहा हो गया, खनिज हो गया मतलब मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तांबा के अयस्क समृद्धिकरण, इनरिचमेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन में सहायक होता है। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब देखो जैसे इसको देखते हैं। पश्चगामी घूर्णन के साथ मलबे का अपसर्पण। यहाँ ये ढाल था, ढाल की प्रारंभिक स्थिति, पदार्थों का पश्चगामी घूर्णन, ये यहाँ से घूमने लग गए और मतलब द्वारा दर्शाना। तो असल में पहले ये चीज़ थी जो इरोड हुई चीज़ें, अपसर्पण हुआ तो ये एक मैदान में बदल रहा है धीरे धीरे टूट के। तो ये है जिससे कि बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। तो इसके नुकसान भी हैं कि बाढ़ भी आ जाती है, पानी आ जाता है मतलब, और प्लेट जाती तो भूकंप भी आने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जो काफ़ी दिक्कत करती हैं बाद में फिर। तो अगला है यहाँ पे नेक्स्ट कि जब सेलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक भौगोलिक निच्छालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं तथा शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है। इस प्रकार अपक्षय हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा। आर्थिक दृष्टि से जिनका दोहन प्रक्रमण दोहन के लिए व्यवहार्य नहीं होगा, इनको समृद्धिकरण कहते हैं। बृहद संचलन मास मूवमेंट मतलब मास बहुत हाई लेवल का मूवमेंट होता है, उसको कहते हैं मास मूवमेंट। जैसे बृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें क्या सेलों का बृहद मलबा मतलब डेब्रीज हो, जैसे भूस्खलन में होता है, गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित हो, यही वाला सिस्टम। इसका तात्पर्य है कि वायु, हिम, जल ही अपने साथ एक दूसरे के साथ मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल और हिम ले जाते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट क्या होता है? डेब्रीज का, गुरुत्वाकर्षण का, ये सब चीज़ें। और ये स्लोप, बृहद मलबे में संचलन गति मंद से तीव्र होती है, मतलब कि जो बृहद मलबे के संचलन होती है उनकी गति पहले धीरे धीरे होगी, धीरे से फिर बढ़ जाएगी बहुत तेज, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिनके अंतर्गत विसर्पण, वहन, स्खलन और पतन सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार सेलों और अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों का अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि बृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु यह इसके बढ़ावा देता है कि बृहद संचलन अपक्षय ढालों का अनअपक्षयित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय होता है। बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं बृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते। इसका अर्थ है कि बृहद संचलन अपर्दन के अंदर नहीं आता। यद्यपि पदार्थों का संचलन जो होता है गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। ढाल पर पदार्थ वादक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं और तभी असफल होते हैं जब बल पदार्थों के
अपरूपण प्रतिरोध के महत्तर होते हैं। असंबद्ध कमजोर पदार्थों, छिछले संस्तर वाले सेलों, भ्रंश, तीव्रता से झुके हुए संस्तर, खड़े हुए भृगु, तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा, वनस्पति का अभाव वह संचलन में सहायक। और भी दुनिया भर की चीज़ें आ जाएं वो भी सहायक हैं, क्योंकि तुम नहीं कह सकते हो कि ये सहायक नहीं हो सकती हैं। तुम अगर उसमें कह दो ना कि कोई भी अड़ाम खड़ाम चीज़ कह दो, तब वो भी आ जाएगा। इंसानों की भी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आती ही रहती हैं। जो बृहद संचलन है, बृहद संचलन की संक्रिया में कई कारक होते हैं। देखो कई कारक, उसने नहीं लिखा कि इतने होते हैं, कई मतलब कि कई बहुत सारे हो सकते हैं। उसकी कोई कई चीज़ों की या जैसे कि आदि इत्यादि इनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। प्राकृतिक कृत्रिम संसाधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों को टिकने का आधार हटाना, ढालों की प्रवणता, ऊंचाई में वृद्धि, पदार्थों की प्रकृति, कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार, अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति, ढाल के पदार्थों में स्नेह द्वारा उत्पन्न अतिभार, मूल ढाल की सतह से पदार्थ या भार का हटना, भूकंप का आना, विस्फोट, मशीनों का कंपन, अत्यधिक प्राकृतिक सिराव रिसाव, झीलें, जलाशयों, नदियों से भारी मात्रा में जल का निष्कासन, परिणाम ढालों एवं नदियों के नीचे से जल का मंद गति से बहना, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। संचलन के निम्न तीन रूप: अनुप्रस्थ विस्थापन, तुषार वृद्धि, अन्य कारणों से मृदा अनुप्रस्थ विस्थापन, सेकंड होता है प्रवाह और थर्ड होता है स्खलन, जो कि 6.5 में बृहद संचलन विभिन्न प्रकारों में, जैसे संचलन की सापेक्ष गति, दर एवं आर्द्रता की सीमाओं के संबंध में दर्शाता है। बृहद संचलन दो प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, एक मंद, एक तीव्र। मंद मतलब धीमा चलेगा और तीव्र तीव्र, और जो जाता है जो क्या मंद से तीव्र की ओर, तो स्लो मूवमेंट। मंद निरूपण क्रीप इस वर्ग का एक प्रकार है, जो कि मध्यम तीव्र में, जो कि है मॉडरेटली स्टीप एवं पदार्थ से अनाच्छादित ढाल अब घटित होते हैं। इसके पदार्थ का संचलन इतना मंद होता है कि इसका आभास करना कठिन होता है और दीर्घकालिक पर्यवेक्षण से ही इसका पता चलता है। इसमें सम्मिलित पदार्थ मृदा सेलों का मलबा हो सकता है। क्या आपने कभी बाढ़ स्तंभ, दूरभाष स्तंभ, टेलीफोन पोल को अपनी लंबवत वर्टिकल स्थिति से झुके हुए या संरेखण एग्रीमेंट में देखा है? अरे सीधा सा मतलब है कि जो गांव में या कहीं पे शहरों में पोल खड़े रहते हैं, खंबे हो गए, खंबे खड़े हैं, यहाँ से आपकी लाइन जा रही है, यहाँ भी गई, तो इसमें होता क्या है कि बारिश हुई, पानी भरा, एक बार में ये टेढ़ा नहीं होगा, धीरे धीरे से, मतलब कि मॉडरेटली धीरे धीरे से टेढ़ा होने लग जाएगा और एक समय बाद गिर जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, बस इतनी सी बात है। यदि देखा कि वह मंद विरूपण का प्रभाव है, इससे सम्मिलित पदार्थों के आधार पर अनेक प्रकार के मंद विरूपण, जैसे मिट्टी मंद विरूपण, तैलास मंद विरूपण, शैल हिमानी मंद विरूपण आदि की पहचान की जा सकती है। इस वर्ग में मृदा विरूपण भी सम्मिलित है, जिसका संबंध ढाल के सहारे मंद गति से प्रवाहित मृदा के अंबार अथवा पानी से स्नेहित और संपृक्त सूक्ष्म कण वाले सेल मलबा से होता है। इस प्रक्रिया में उन क्षेत्रों में आम होती है, ये जो प्रक्रियाएं हैं वो जो परिहिमानीय और अर्धशीतोष्ण क्षेत्र लाइक हिमालय रीजन, जहाँ गहराई तक हिमीकृत मैदान का सतही पिघलाव होता है तथा वहाँ लंबी लगातार वर्षा होती है। जब ऊपरी भाग संतृप्त हो जाता है एवं निम्न भाग जल के अपरिमेय में, तो उनके भागों का प्रवाह होता रहता है। नेक्स्ट है हमारा रैपिड मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट, तो रैपिड एक भयंकर होगा, मतलब कि तो फट से गिरा देगा, इस टाइप का मामला है। ये संचलन अर्ध जलवायु प्रदेशों में निम्न से लेकर तीव्र ढालों पर घटित होते हैं। संतृप्त चिकनी मिट्टी या गादी धरातल पदार्थों का निम्न अंशों वाली वेदिकाओं या पहाड़ी ढालों स्लाइड के सहारे निम्न मुख्य संचलन मृदा प्रवाह अर्थ फ्लो कहलाता है। प्रायः पदार्थ सीढ़ी के समान वेदिकाएं बनाते हुए अपर्स
अवसर्प कर जाते हैं और अपने शीर्ष के साथ चापाकार, कागार और पदांगुल के पास एकत्रित उभार छोड़ जाते हैं। जब ढाल तीव्रतर होते हैं तो आधार सेल विशेषकर कोमल सॉफ्ट होती है और परतदार सेल हैं। नीचे सेल गहराई में अपेक्षित आग्नेय सेल भी ढाल में नीचे स्खलित होती हैं। इस वर्ग में दूसरा प्रकार कीचड़ प्रवाह, मड फ्लो। वनस्पति आवरण के अभाव, भारी वर्षा के कारण अपेक्षित पदार्थों की मोटे संस्तर से जल से संतृप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे अथवा तीव्रता से निश्चित वाहिकाएं कैनल के सहारे नीचे की ओर प्रभावित होने लगते हैं और एक एक घाटी के अंदर कीचड़ की नदी सी दिखाई देती है। जब कीचड़ की प्रवाह वाली वाहिकाओं से बाहर निकलकर गिरिपद या पीडमोंट या मैदान में आते हैं तो सड़कों, पुलों और मकानों को चपेट में लेते हुए बहुत विध्वंसक सिद्ध होते हैं। ऐसे कीचड़ प्रवाह उद्गारित और हाल में ही उद्गारित ज्वालामुखी के ढालों पर बहुधा पाए जाते हैं। ज्वालामुखी राख, धूल तो अन्य खंडित तत्व भारी वर्षा के कारण कीचड़ में परिवर्तित हो जाते हैं सब। एवं ढालों पर कीचड़ की नदियाँ, जी हाँ, टोंग के रूप में प्रभावित जीव, मतलब उस टाइप का, मानव अधिवासों को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाया है। जैसे आपने देखा होगा जब भी हम ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, जब कहीं मैक्सिमम उत्तराखंड तरफ जो फ्लड आते हैं, वो भी मड वाले फ्लड, उसमें देखते हैं कि कितना पूरा गांव का गांव सपाट हो जाता है। तो ये बहुत ही क्षतिनुमा होता है। इस प्रकार संचलन में तीसरा प्रकार मलबा अवधाव, वनस्पतिक आवरण युक्त या इससे बीच अर्ध प्रदेशों में विशेषता यह तीव्र ढालों पर संकीर्ण पथ के रूप में विकसित होता है। मलबा अवधान कीचड़ प्रवाह से बहुत तीव्रतर होता है और हिम अवधान के समान होता है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों एवं नॉर्थ अमेरिका के रॉकीज पर्वत में कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें पिछले दशक में उद्गार हुआ। पिछले दशक में उनके ढालों पर उद्गार की अवधि में, उद्गार के पश्चात बहुत विनाशकारी कीचड़ का प्रभाव हुआ। पानी गिर जाएगा, फिर कीचड़ तो बनना ही है, ये तय होता है। अब है तुम्हारा भूस्खलन है, लैंडस्लाइड। ये मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए आपको करंट अफेयर में जो एग्जाम्पल रहते हैं वो तैयार करके रखने चाहिए। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं और असंलग्न बृहद का आकार, आकृति, सेलों में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश, ढाल की ज्यामिति पर प्रकार करते हैं। इस वर्ग में पदार्थों का संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार से स्खलन पहचाने जा सकते हैं। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्तन, रोटेशन के साथ सेल मलबा की कई इकाइयों में फिसलन, स्लिपिंग को अपसरण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवृत के बिना मलबा का तीव्र लोटन या रोलिंग, देखो जैसे एक ये है भूस्खलन का आकार, जब गिरता है भाई बहुत खतरनाक गिरता है। आप लोगों ने भी देखा ही होगा। और यह स्खलन मालवा स्खलन कहा जाता है। मालवा स्खलन में खड़े जैसे वर्टिकल प्रबली फलक फेस से पट्टी या मलबा का प्राय स्वतंत्र पतन होता है। स्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक सेल के स्खलन को सेल स्खलन कहते हैं। तीव्रतर ढालों में सेल भूस्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। ये चित्र 6.7 ए है, देखो देख लिए ए वाला। 6.7 में तीव्र ढाल पर भूस्खलन के खरोंच दर्शाता है। तीव्र नदी संस्तर तल जैसे अनिरंतरताओं के सहारे स्खलन एक समतलीय पात के रूप में घटित होता है और किसी तीव्र ढाल के सहारे सेल खंडों का ढाल के रूप में रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना सेल पतन कहलाता है। सेल पतन सेलों के फलक के उथले संस्तर से होता है, जिसे सेल खनन जिसे में पदार्थ पर्याप्त गहराई पर प्रभावित होता है से अलग है। अब नेक्स्ट है हमारा बृहद क्षण। बृहद संचरण में आपके अनुसार एक इसका कोई ज़्यादा रिलेवेंस है नहीं।
हाँ, ए पढ़ना चाहिए, ए बहुत ज़रूरी है, थोड़ा ज़रूरी है। हमारे देश में जो मलबा, अबाधान, भूस्खलन हिमालयी में प्रायः घटित होता है। इसके कारण पहला, हिमालयी विवर्तन की दृष्टिकोण से सक्रिय है। यह अधिकांशतः परतदार शैलों और असंगठित एवं अर्ध संगठित पदार्थों से बना हुआ। इसकी ढाल मध्य न होकर तीव्र है और हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी और पश्चिमी तट के किनारे पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तन की दृष्टि के अधिक स्थायी, स्टेबल हैं और बहुत कठोर शैलों से निर्मित हैं। परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मलबा, अबाधान एवं भूस्खलन होते रहते हैं, यद्यपि उनकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय में है। मतलब हिमालय में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पश्चिमी घाट नीलगिरी में ढाल खड़े और भृंग कगार के साथ तीव्रता है। ताप क्रम में परिवर्तन तथा ताप परिसर के कारण यांत्रिक एवं अपेक्षा सुस्पष्ट होता है। वहाँ लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है, अतः इन क्षेत्रों में भूस्खलन एवं मलबा अबाधान के साथ प्राय सीधे शैल पतन, डायरेक्ट रॉक फॉल होता है। मतलब रॉक भी टूट के गिर जाती हैं, जो बड़े बड़े खंड टूट के गिर गए पहाड़ों के, ऐसा सब।